अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आज होली है और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 36 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं, आपको बता दें 9 अप्रैल को मतदान है। उससे पहले किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जिनको टिकट दी गई हैं, नामांकन किए गए हैं, तो अब विधान परिषद यानी MLC की टिकट फिर एक बार मिली है फिरोजाबाद आगरा MLC डॉक्टर दिलीप यादव को। तो आइए उनसे पूछेंगे, जानेंगे पिछली बार किस तरह का उनका शासन रहा, क्या क्या कार्य कराए अपने कार्यकाल में, और अब किस तरह से तैयारियां करना चाह रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है, क्या कार्य होता है MLC का। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद आपको भी, आपके सभी समाचार पत्र साथियों को, न्यूज चैनल वालों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ सभी लोग होली को मनाएं। जी पहला सवाल, कल आप नामांकन करके आए हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव के संग, क्या किस तरह से तैयारियां हैं, विश्वास क्या है? मैं अभी अपने जनपद वासी, प्रदेश वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और सभी से निवेदन करता हूं वो गुलाल की होली खेलें और हर्षोल्लास के साथ परिवार में समय दें। इसके साथ साथ में अपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, प्रमुख नेता माननीय अखिलेश जी, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय अक्षय जी और सभी प्रमुख नेताओं को धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा। मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे पुनः समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विधान परिषद क्षेत्र आगरा फिरोजाबाद का बनाया। उन्हीं सबकी कृपा से मैं ये 2016 में बना MLC, और 2022 तक कार्यकाल था, मार्च तक, 7-8 मार्च तक। उसके बाद पुनः उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, तो मैंने उसी क्रम में कल नामांकन किया है जी। और कल नामांकन में माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी उपस्थित थे, बाकी कुछ चुनिंदा नेता, क्योंकि था कि सादगी से करते हैं, होली का त्योहार है जी। और जल्दी करना था क्योंकि 19 तारीख तक समय था और 2 दिन की छुट्टी थी, फिर अब शायद 21 तक कर दिया गया नामांकन का समय। ये 36 सीटों पर होना था, लेकिन शायद एक सीट कोई कोर्ट का कोई मसला फंसा है, तो 35 सीटों पर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। तो इस समय हमारे जो मतदाता हैं, सभी दोनों जिलों आगरा फिरोजाबाद जिले के सभी प्रधानगण हैं, सम्मानित हैं वो हमारे लिए। सभी BDC मेंबर जो ब्लॉक्स में ब्लॉक प्रमुख को जिन्होंने बनाया, वो हमारे सभी सम्मानित, वोट देने का अधिकार उनको है, हमारे मतदाता हैं। इसके साथ साथ सभी नगर पालिका में, नगर पंचायत में और नगर महापालिका में सभी मेयर, चेयरमैन एंड पार्षद और सभासद हैं जी। और हमारे ग्राम प्रधान हो गए, जिला पंचायत, सभी जिला पंचायत मेंबर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, सभी दोनों जिले के विधायक भी इसमें मत देते हैं और सांसद भी मत देते हैं। तो मैं सभी अपने मतदाताओं से कहना चाहूँगा, मैंने पूरे 6 साल जो रहा पूरा कार्यकाल, हमने पूरी तरह से 2 साल तो निधि नहीं आई कोरोना काल में, हमने कोरोना में भी सेवा की लोगों की, निधि से हटके वो कोरोना में जो लोग जरूरतमंद थे, हमने अपनी तरफ से, अपने संसाधनों से उनकी जो कर सकते थे खाद्य सामग्री वगैरह वगैरह हमने पूरी व्यवस्था की। उसके बाद डेंगू का आया, डेंगू के क्षेत्र में भी हमने पूरे देहात में एम्बुलेंस की गाड़ियां लगाई, स्प्रे करने का काम किया।
मैं ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सभी लोग निकले। उन नेताओं के निर्देश पर हमने पूरी तरह से जनता के दुख दर्द को जानते हुए हमने छिड़काव करने का काम किया, मच्छरों के लार्वा को मारने का काम किया, जिससे पूरा गांव 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग गांव में सभी बीमार, किसी किसी घर में जितने परिवार के मेंबर सभी बीमार। डॉक्टरों के नशे को हम कम पड़ गए। तो गांव के झोला छाप डॉक्टर को बधाई देना चाहूँ, उन्होंने उस समय पूरी मुस्तैदी से और पूरे मनयोग से काम किया। ईश्वर ने ऐसी कृपा की, 2-3 महीने चला डेंगू, उसके बाद सब साफ हो गया और लोगों को जीवन से जूझना पड़ा और लोगों के जीवन चले भी बहुत गए। करोड़ों करोड़ रुपया एक एक गांव का इलाज में खर्च हुआ। तो वो भी समय हमने देखा। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग और मैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी, सबके पूरी तरह से दुख दर्द में शामिल थे। इसके साथ साथ जो हमें जहां हमारी निधि का पैसा आया, जरूरतें थी जहां सड़क बनाने की, गली की बनाने की, हमने वो भी काम किए। जहां पानी के संसाधन की दिक्कतें थी वहां समर लगाने का काम किया, हैंडपंप देने का काम किया। मक्खनपुर से नसीपुर रोड पे वो चमरौली गांव पड़ता है, शहीद हुए भैया भांसी, उनके नाम से हमने गेट बनाया, उनके यहाँ एक समरसेबल भी दिया। तो जो हम काम कर सकते थे जनहित में पूरी तरह से हमने करने का काम किया। और हमारे जिले में जितने लोग विकलांग हैं, 80% जो विकलांग होते हैं उनको ट्राईसाइकिल बैटरी युक्त, जिससे वो नहीं चला पा रहा है, तो केंद्र सरकार की एक योजना है, थोड़ा पैसा हम देते हैं निधि से, थोड़ा पैसा केंद्र सरकार लगाती है, उनको हमने ट्राईसाइकिल दिलवाने का काम किया। जो 80% है, जो 80% नहीं है वो कम है, उनको बिना बैटरी की ट्राईसाइकिल भी दिलवाने का काम किया। इस तरह से समाज के हित में काम किया हमने और जनहित में काम किया। प्रधानों के अधिकार की जहां तक बात आती है, कई बार हमने सदन में क्वेश्चन उठाया। प्रधान इंडिपेंडेंट बॉडी है और प्रधान गांव की ऐसी इकाई है कि जो लोग गांव के भरोसा करते हैं। किसी को कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो, जात प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, समाजवादी पेंशन या पेंशन की योजना हो, अन्य कोई जो योजना सरकारी चल रही जिसकी पब्लिक को जानकारी नहीं है, मुझे लगता है ग्राम प्रधान को जानकारी रहती है, क्योंकि वो मीटिंग्स में जाते हैं ब्लॉक में, सीडीओ विकास भवन में, तो वो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, दरबारी तक पहुंचे, वो एक प्रधान बड़ी कड़ी है। बिल्कुल। इसीलिए उनके अधिकार के संबंध में हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन उठाए। बीडीसी मेंबर के संबंध में कई बार हमने क्वेश्चन उठाए। इनको डिस्टर्ब न किया या कहीं की देखा गया लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, इनके काम की जांच हो जाती है। जांच करना अच्छी बात है, लेकिन उनको इस जांच के आधार पर उनके साथ मिसबिहेव करना, दुरुपयोग करना, उन पर ब्लैकमेलिंग करना वो उचित नहीं। इसके लिए हमने हमेशा उनके अधिकार को लड़ने का काम किया है। उसी में हम लोग फिर मैदान में हैं और चाहते हमें हमारे मतदाता हमारी बात सुन रहे होंगे तो जरूर हमें सपोर्ट करेंगे और उनके साथ हम दुख दर्द में हमेशा शामिल रहेंगे हैं। जी बिल्कुल। एमएलसी साहब, एक बड़ा और अहम सवाल अगर मैं जानना चाहूँ, आपने तमाम काम किए और देखा भी, मीडिया के माध्यम से भी देखा गया, जनता ने भी देखा, लेकिन क्या लगता है जो मेन मुद्दा है, कितनी धनराशि आती है एक एमएलसी के पद के लिए, कितना खर्चा किया जाता, वो सब मैं जानना चाहती हूँ, आपने किस तरह से किया? देखिए, एमएलसी के मेरे 2 क्षेत्र हैं, आगरा जिला और फिरोजाबाद जिला, लेकिन जो इस समय विधायक को निधि मिलती है जी, थोड़ी सी विडंबना है कि हमें उसके अनुरूप निधि कम मिलती है। जी। एक विधानसभा होती है और हमारे जिले में 5 विधानसभा, आगरा जिले में 9 विधानसभा जी, तो 9 और 5 14 विधानसभा होगी। बिल्कुल। 14 विधानसभा में जितना पैसा अलग अलग मिलता है विधायकों को, मुझे अकेले को मिलता है, एक विधानसभा में उनको मिलता है। तो 2 जिले में 14 विधानसभा में मैं सब जगह पैसा नहीं लगा पाऊंगा। एक विधानसभा के विधायक को मिलता है उतना मुझे मिलता है। तो फिर जो बाकी, जैसा कि कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है तो काम पे तो काम छूट जाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं। अब आगरा जिला के लोग हमसे कहते हैं, हम थोड़ा थोड़ा वहां भी लगाते हैं। कोरोना काल में भी हमने पैसा दिया, आगरा को भी दिया, फिरोजाबाद को भी दिया, जो निधि में था हमारी में। इसके साथ साथ आगरा में भी हम लोग पैसा उतना नहीं लगा पाते, यहाँ कुछ लगाते, कुछ आगरा में लगाते हैं, तो भाई विधानसभा तो 14 हो गई और विधानसभा 1 के बराबर हमें पैसा मिल रहा है, इसीलिए पैसा कुछ कम है। प्रयास किया था, सभी एमएलसी ने अनुरोध किया था सरकार से पिछली बार भी। अब देखो क्या निर्णय होता, अब जो होता हम लोग लगाते हैं उसमें। बिल्कुल। एमएलसी साहब, आपने अपने कार्यकाल में तमाम समस्याओं को देखा, क्योंकि आप एमएलसी के पद पर थे, फिर आपको दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है,
तो क्या लगता है ऐसी कौन सी बड़ी जो कमियां थी, खामियां थी, अब उनको आप पूरा करेंगे अगर आप इस बार विजयी होते हैं तो? देखिए, जो मैं महसूस करता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और समाजवादी पार्टी नौजवानों की, व्यापारियों की, असहायों की, किसानों की पार्टी है। फिरोजाबाद जिले में जितनी चमक दिखाई दे रही विकास की, टोटल इसकी जड़ में समाजवादी पार्टी है और इसमें भी माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी की देन है। यहाँ पर फिरोजाबाद का व्यापारी यहाँ से पलायन करना चाहता था क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था। पानी ऐसी है जी चीज जिसको हमें चाहिए और शुद्ध चाहिए। जी फिरोजाबाद जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पानी ऐसा मिलता है, निकलता है कि जिसको पीने से लोग बीमार हो जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं, जिनका पीछे पीठ निकल जाती है। जी किसी किसी की आंखें पूरे काम नहीं करती हैं, किसी किसी के दांत गिर जाते हैं। ऐसा क्षेत्र हाथों ब्लॉक में भी है, नारखी ब्लॉक में भी है, खारा पानी भी है। उसके लिए यहाँ माननीय पूर्व सांसद जी के प्रयास से, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने यहाँ 8.5 करोड़ रुपए दिया। उस रुपए से यहाँ जेड़ा झाल परियोजना से जो गंगाई से पानी आता है नरौरा कलकत्ती से नहर के माध्यम से, वो एका ब्लॉक से यहाँ पूरी नहर बनाने का काम किया। पूरे फिरोजाबाद शहर को पानी और जल, शुद्ध पानी देने का काम किया। ये बड़ा काम है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। मैं चाहता, मैं निधि से नहीं कर सकता था। 850 करोड़ किसी पे कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तो वो इतना बड़ा काम किया, लोग धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं हमारे नेता। बीजेपी तो ये कहती है हम लेकर आए मीठा पानी। नहीं, बीजेपी ऐसे कोई कहने लगा कि अभी सूरज निकल रहे हैं, मैंने सूरज निकाल दिए, छिप गए कि मैंने सूरज छिपा दिए। ये तो जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी के समय आए ये माननीय अखिलेश जी ने वहां आकर के घोषणा की, शिलान्यास किया इस परियोजना का, और बड़ी परियोजना थी और कई साल में वो पूरी हो पाई। आज पानी मिल रहा है, किसी से पूछ लो लोग क्या कहते हैं। इसके बाद जो फिरोजाबाद में नगर निगम बनाने का काम किया, छोटी नगर पालिका थी। फिरोजाबाद कांच का शहर है, चूड़ी का शहर है, उद्योग का शहर है। हम जब छोटे थे, छोटा था, जैसे हम बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहा है। यहाँ से लाखों लोग बाहर के 200-250 किलोमीटर रेंज के लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं, धंधा करने आते हैं, इसमें मजदूरी करने आते हैं। इस धीमे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा सा प्लॉट ले लिया, तो वो सब ऐसे बसावट होती बढ़ता चला गया। तो यहाँ विकास की जरूरत थी, गली और रास्ते की, नाली की बनाने की जरूरत थी। नगर निगम बनाया, नगर निगम में इतनी ग्रांट लाए हमारे नेता, उस वजह से शहर में आज चमक दिखाई दे रही है। और चमक दिखाई देने के बाद लोग अपना अपना श्रेय लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस जिले में सिरसागंज को तहसील बनाया, ईका को नगर पंचायत बनाया। यही खत्म नहीं होती विकास की बात। केंद्र सरकार की योजना थी उस समय जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कि उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। 5 मेडिकल कॉलेज में हमारे नेता लोग फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज लाए। कोई कुछ कहे, मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में लाने का और बनवाने का पूरा श्रेय हमारे नेता माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय अक्षय जी, माननीय अखिलेश जी को जाता है। इनकी वजह से फिरोजाबाद में ये हमें विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौका मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम समाजवादी पार्टी के हैं, विकास करना जानते हैं, विकास कराते हैं, दुख दर्द में लोगों की मदद करना जानते हैं। एक एक कार्यकर्ता, कोई असहाय है, किसी को जरूरत है, उसकी मदद करने का काम करता है। वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से, जिस मनयोग से 90%, 95%, 80% से नीचे जनरली सपा कार्यकर्ताओं ने मतदान नहीं किया है। बहुत अच्छा मतदान किया, बहुत अच्छा मतदान किया है। फिर भी षड्यंत्रकारी लोगों ने फिरोजाबाद में 2 सीटें हराने का काम किया। हमें लगता है हमारे नेता इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, इस पर समीक्षा कर रहे हैं, आखिर हमारे लोगों से कहाँ चूक हुई। बिल्कुल ऐसी चूक आगे न हो पाए। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में बंटू में लड़ाई हुई सपा और सीधे भाजपा से, बिल्कुल, वो बहुजन समाज पार्टी को भी इन्होंने नीचे डाउन कर दिया। तो एक को ये भी रहा, लेकिन और भी हम समीक्षा करके देख रहे हैं कहाँ कमियां रही। हम उसको भूल को सुधार करेंगे और आगे हमारा जो विधान परिषद का चुनाव है, हम पूरी दमदारी से, पूरी मुस्तैदी से, पूरे मनयोग से, सबका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग चुनाव मैदान में हैं और अपने मतदाताओं से सबसे मिलेंगे और सबसे निवेदन करेंगे, जनहित में, समाज हित में, फिरोजाबाद के हित में, आगरा के हित में
हमारे पक्ष में मतदान करें, जिससे हम लोग और विकास कर आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कर सकें। आखिरी सवाल एमएलसी साहब मेरा, एज अ दिलीप यादव क्या सोचते हैं फिरोजाबाद में कुछ एक अलग और कुछ नया होना चाहिए, कुछ देखिए, इस बार सोचा हो? देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ, जी मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया, उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन में बीएड एमएड करके फिर पीएचडी किया। मैं 2 सब्जेक्ट से पीएचडी, जी जनी लोग एक सब्जेक्ट से पीएचडी नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया। तो मैं कानून की क्षेत्र में भी थोड़ा जानकारी रखता हूँ, जी शिक्षा के क्षेत्र में भी जानकारी मुझे है। तो मुझे ये पूरी तरह से एहसास हुआ है कि बिना शिक्षा के हम लोग तरक्की के रास्ते पे नहीं पहुंच सकते। हम लोगों को अपनी पीढ़ी को शिक्षा क्वालिटी की अनवारत दिलानी चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, शिक्षा हम क्वालिटी की अपने बच्चों में दिलाएं। केवल डिग्री लेना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और हम समाज में सिलो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं यदि हम केवल डिग्री दिलवाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, जब कोई बच्चा पढ़ता है उसका पूरी तरह से शिक्षकों पे 100% डिपेंड ना रहें, बच्चे पर ध्यान दें। जिस समय बच्चे को जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है, संस्कार डालने की जरूरत है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी संस्कार डाल सकते हैं। और बच्चे में भारतीय संस्कृति, शिष्टाचार, संस्कार यदि नहीं होंगे तो कभी कभी उसकी पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। यानी माना जाए विकास के साथ साथ आप शिक्षा पर भी अब की बार जोर देंगे? जी, पूरी तरह से। और जनता के मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से, जनपद वासियों से, जो यदि मैं द्वारा आप मुझे मौका दे रहे हैं और मैं मौका मुझे मिल जाता है, मैं जीतने के बाद जैसी निधि मिलेगी जी, तो मैंने जो देखा है जगह जगह जहाँ क्या क्या जरूरत है, जी मुझे जो जगह जरूरत दिखाई दी है, विशेष तौर पर जो इंटीरियर में रोड गए हैं वह हमारे यात्रीगण बसों का इंतजार करते हैं, गर्मी में धूप में खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं तो पानी पड़ता है, बिल्कुल ठंड में खड़े रहते हैं, कोहरा कटरा होता है। यात्री शेड बनवाने का मेरा अपना प्राथमिकता होगी, जिससे लोग, छोटे छोटे बच्चे, बहनें, माता हैं, बिल्कुल बीमार, हमारे घर वाले एक व्यक्ति को कोई बीमार दवाई दिलवाने जाता, मौसम एकदम खराब हो गया, कहाँ छपे, तो 2-4 किलोमीटर बाद यात्री शेड होगा, बैठने की जगह होगी, 10-20 लोग होंगी, तो कम से कम वहां बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, जो हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ चौराहे तिराहे पर यदि उसको प्यास लग रही है, गर्मी का समय है, आजकल के समय पे सब बिजी हैं, अपनी दरवाजे लोग बंद रखते। गांवों में तो परंपरा थी, गांव से कोई निकल के जा रहा है, आदमी पानी की पूछता है, खाने की पूछता है, नाश्ते की पूछता है, सम्मान करता है, लेकिन परंपरा दिनों दिन ये घटती जा रही है। बिल्कुल जिस सड़क के किनारे हम जा रहे हैं, चौराहे पे तिराहे पे यात्री सीट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए और हम लोग भी करेंगे। यात्री सीट के साथ साथ वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया पूरी कर दी है। सरकार आ जाती 100 नंबर को और अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकती थी। पहली बात जो होगी सुरक्षा की, दूसरी बात आ जाती है स्वास्थ्य की। सपा पे तो आरोप लगता है डॉक्टर साहब हमेशा गुंडागर्दी का, वो लोग अपने मन बना रखा है और भ्रम इस तरह से फैलाने का काम करते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी ने जितनी सुरक्षा में क्षेत्र में काम किया है, 100 नंबर किसने दिया? माननीय अखिलेश जी ने दिया। बिल्कुल हम अपनी बहन को, बहू को, बेटी को, माँ को लेके जा रहे हैं। कोई शरारती व्यक्ति जरा भी निगाहें खराब करता है, हम फोन कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। इससे पहले कहाँ पुलिस आती थी? थाने से कहाँ फोर्स आता था? माननीय अखिलेश जी के टाइम पर ही हर थाने को शुद्धिकरण किया गया, उसमें 2-2, 3-3 जीपें दी गई। इससे पहले जीप खटारा होती थी, और बैक में जाएं तो एक थाने में एक जीप नहीं होती थी, 2-2, 3-3 थाने में जीप होती थी। इंस्पेक्टर कहते थे भैया 4 दिन हम रख लें, 10 दिन हम रख लें, ये तय होता था। उससे और पहले यहाँ तो मोटरसाइकिल होती थी। माननीय अखिलेश जी के समय पूरे थानों में जीप बदली गई, नई जीपें आई, 2-2, 3-3 जीपें आई, चौकी पर जीपें आई, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए तो आई। हमने कई जगह पर देखा, महिलाओं से बात की, सीधे वो कहती हैं कि 100 नंबर जब चला था, अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो कुछ नहीं डायल करती, 100 नंबर डायल करती हैं। अब क्या लगता है 100 नंबर 112 नंबर में कुछ कंफ्यूजन है?
इन्होंने 100 नंबर को मिटा करके चाहा कि हम 112 कर दें, मतलब प्रभाव पड़ा किसी से? 112 कर दें, लेकिन जनता को मालूम है 100 नंबर किसने शुरू किया। जी। माननीय अखिलेश जी बाहर से शिक्षा लेकर के आई और आए हैं, उनमें अनुभव है। उसको देखते हुए भाई जो व्यक्ति अपने घर को पूरी तरह रोई रोटी देने का काम करता है, संचालित करता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, उससे पैसे खाने पीने के लिए तो खुद करेगा व्यवस्था। सुरक्षा की, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, उसकी बिल्कुल। सरकार की है ना। सरकार ये भी नहीं दे सकती सुरक्षा और स्वास्थ्य। भाई स्वास्थ्य देने की जिम्मेदारी पूरी है। जिस तरह से केजरीवाल ने अभी पंजाब में सुन रहा था, मैं कह रहे घोषणा की है कि मेरी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री मिलेगी, जांच फ्री होगी पूरी तरह से, और अच्छी दवा दी जाएगी। किसी के लिए पर्चा बाहर से नहीं लिखा जाएगा, बाहर से दवा लेके आए, पूरी जांच ही फ्री होगी, दवाई फ्री मिलेगी, डॉक्टर अच्छे देंगे, और अस्पताल की दशा प्राइवेट अस्पताल जैसी मैं कर दूंगा, ये उनका बयान था। तो ये जनहित में बयान। तो मैं कह रहा हूं ऐसे हम लोग सरकार ध्यान दे। जो मैंने शिक्षा की आपसे बात की, अधूरी रह गई थी शिक्षा की, जो मैं कहना चाह रहा था, और कि बच्चों को शिक्षा क्वालिटी कैसे दें। क्या हर आदमी पढ़ा लेगा प्राइवेट स्कूल में? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हर गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। सरकारी सिस्टम के हिसाब से, सरकारी नियम के हिसाब से हर गांव में स्कूल है, कहीं कहीं मजरे में स्कूल है, एक गांव में 3-4 मजरे होते हैं, सब में स्कूल है। उन स्कूलों की दशा सुधरवाने के लिए हरदम हम प्रयास सदन में करेंगे। जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में होती है, आज गांव के स्कूल में फर्नीचर नहीं है, बच्चा जमीन पे बैठता है, झाड़ू लगाने के लिए वहां कोई चपरासी नियुक्त नहीं है। क्यों नहीं? कौन झाड़ू लगाएगा? टीचर लगाएगा या बच्चा लगाएगा? टीचर बच्चे से लगवाए तो वायरल होता है, टीचर लगाए तो वायरल होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिकता रहेगी, वहां फर्नीचर प्रत्येक स्कूल में आए, रंगाई पुताई अच्छी हो, टीचर अच्छे हों, टीचरों की भर्ती करी जाए, जिससे हर विद्यालय में टीचर पहुंचे, तो जिससे शिक्षा क्वालिटी की दे सके। हर गार्जियन सरकारी स्कूल में पढ़ा। एमएलसी साहब, देखा जा रहा है कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो उस पर टैक्स बड़ा लगाया जाता है जोर शोर से, और अगर हम मूवीज की बात करें, फिल्म्स की बात करें, वो टैक्स फ्री है। क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के अपने अपने तरीके हैं संसाधन आय स्रोत के, तो हम ये चाहेंगे कि शिक्षा पर बजट अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम है। अन्य कंट्री में शिक्षा पे सबसे ज्यादा बजट रहता है, स्वास्थ्य पर ज्यादा बजट रहता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा शिक्षा पे अच्छा बजट कर दें हम लोग, सरकार कर दे, और शिक्षा को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हम बच्चों को दिलवाना शुरू कर दें। आज आपके थानों में, तहसील में, जेल में, कचहरी में भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ क्यों ज्यादा रहती है? लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों के पास गुणवत्ता की शिक्षा नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, बंटवारे में छोटे छोटे लड़ जाते हैं, घर में एक दूसरे में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में अटैक कर देते हैं। शिक्षा क्वालिटी की होगी, मुझे लगता है इन सब का ग्राफ नीचे गिरेगा। इन सब का ग्राफ नीचे गिरेगा तो जेल में लोग कैदी कम होंगे, अपराध कम होगा, और न्यायालय में बात कम होंगे, तहसील में बात कम होंगे, थाने में लड़ाई केस कम होंगे। किसी किसी स्टेट में थाने में बैठे रहते हैं, कोई मुकदमा नहीं। यानी माना जाए शिक्षा आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अब की बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आगरा फिरोजाबाद एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिनसे हमने साफ तौर पर बात की। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब की बार फिर उनको दोबारा समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है, प्रत्याशी की टिकट दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ सोच रहे हैं वो, ये आपने खुद ऑन कैमरा सुना कि सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। हालांकि इनकी यूनिवर्सिटी है, एफएस यूनिवर्सिटी, जो चंद दिनों में तमाम बच्चों को बहुत आगे तक पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, कुछ और कहना चाहेंगे? मन में कुछ और हो? आखिरी सवाल। मैं यही अपील और निवेदन करना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से, जो मेरे अपने विचार हैं, मैंने विचार आपके सामने रखे हैं, और मेरी जो प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। मुझे लगता है शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे डिसीजन अच्छे होंगे, डिसीजन हमारे अच्छे होंगे तो हमारे रास्ते अच्छे होंगे, और हम विकास करने का काम करेंगे।
अपने परिवार में, अपने समाज में हम लोग भारतीय संस्कृति, शिष्टाचार की पद्धति ज़रूर पैदा करें। जो बच्चों का माँ बाप के प्रति थोड़ा सा भटका हुआ है, थोड़ी सी दूरियां पैदा हुई हैं, भारतीय संस्कृति ये कहती है माँ बाप का सबसे पहले सम्मान करना आवश्यक है, गुरु का सम्मान करना आवश्यक है। माँ बाप गुरु एक ही दायरे में आते हैं, तभी हम आप सब मिल करके डेवलप अपने को कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और अपने देश और जिले में विकास करा सकते हैं। और कंपटीशन की भावना अपने बच्चों में अच्छी पैदा करें। जो बच्चा पूरी तरह से यहाँ कंपटीशन की भावना में आए और अच्छा अधिकारी बने और समाज में स्थान बनाए, और समाज में स्थान बनाएगा तो मुझे लगता है माँ बाप को और गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इसी कड़ी में मैं सबको धन्यवाद देते हुए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिरोजाबाद आगरा क्षेत्र के हमारे मतदाता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमारे ऊपर कृपा करें, हमें वोट दें, हमें जिताएं और हम लोग आपके लिए काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अगर हम बात करें पूर्व की, तो खुद एमएलसी साहब ने शिक्षा और स्वास्थ्य कोरोना काल में देखी, तो जाहिर सी बात है इस बार दोबारा जब मौका मिला तो यही बड़ा मुद्दा एमएलसी दिलीप यादव ने अपने मन में रखा। तो इस तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। सदर विधायक फिरोजाबाद मनीष असीजा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरुपति ग्रुप एंड कंपनी चेयरमैन संतोष यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी अक्षय यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरके टीवी परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भूपेंद्र सिंह यादव कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व पर मथुरा वृंदावन की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। सभी जनपद वासी आमंत्रित। आयोजक पूर्व मंत्री अशोक यादव। स्थान स्टेशन रोड, शुकहाबाद।